पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आपके जीवन से आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा कर्तव्य है। अन्यथा हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे, अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकेंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सके। और इस कार्यक्रम में हम सानिध्य प्राप्त करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके जीवन में कोई समस्या है स्वास्थ्य संबंधित, या आपके अपने को किसी स्वास्थ्य से परेशानी है, कोई स्वास्थ्य से सही नहीं है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका स्वास्थ्य बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। सर, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हमने ज्यादातर सुना है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सर, ऐसा क्यों है? देखिए, सर्दी के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो हमारे हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना। सर्कुलेशन, हमारे हाथ पे ठंडे रहते हैं। हाथ पे ठंडे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे उतना ब्लड नहीं पहुँचता जितना पहुँचना चाहिए। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाथ पे ठंडे हैं, जल्दी ठंडे हो जा रहे हैं मौसम के कारण, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बल्कि और ज़्यादा करना होता है। और ठंड के कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन, हमारे जो ब्लड के वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती है। इस कारण से भी खून कम पहुँच रहा होता है हाथ और पैरों में। तो एक तो ठंड से कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, ज़्यादा ब्लड भेजना है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा। विंटर में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया हो तो हार्ट अटैक के आने की संभावना जो प्रोन है। एक नॉर्मल पर्सन को हार्ट अटैक विंटर में नहीं आता, लेकिन जो बाउंड्री पर है, जिनका हेल्थ थोड़ा डमाडोल रहता है, अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जो डायबिटिक्स हैं या जो स्मोकर हैं या इवन जो एल्डरली हैं, जो अधिक उम्र वाले लोग हैं, उन लोगों में थोड़ा विंटर में तो हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। अपना ध्यान रखें मौसम में। जो भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने हार्ट को खासकर हेल्दी रखने के लिए जो भी हमें करना चाहिए, जिसके बारे में हम यहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो हम क्या करें। वॉकिंग या योगा, ये हम थोड़ा सा हमें करना चाहिए, तो हमारे बॉडी एक्टिव रहता है। अगर हम हमेशा टीवी के सामने बैठे रहते हैं, हम हमेशा बैठे ही रहते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। और ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो नॉर्मल रखना चाहिए, अपना चेक कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खुशी। जितना हम खुश रहेंगे, हमारा हार्ट उतना हैप्पी रहता है, और हैप्पी हार्ट को हार्ट अटैक नहीं होता। जी। तो सर, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के? ये तो आपने जो बताया वो सर्दी के मौसम के हिसाब से बताया, वैसे और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, हम चूंकि यहाँ पे हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, माइंड बॉडी मेडिसिन, हमारे माइंड के कनेक्शन की बात ज़्यादा करते हैं। फिजिकल कंडीशन भी है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो फिर हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। डायबिटिक्स को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा आध्यात्मिक चैनल है, तो हमें अध्यात्म के हिसाब से समझना चाहिए कि हार्ट अटैक आने के क्या कारण हैं। हार्ट का इमोशन है खुशी, जॉय। हमें लाइफ को खुश होकर गुजारना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर लिया सोसाइटी में, हम तनाव में बहुत ज़्यादा जीते हैं। हम अपने जीवन में अगर खुश रहना सीख लें तो हार्ट अटैक हमें नहीं आएगी। जी सर, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम कांचन बागोड़े है। मैं कहाँ से पुणे बात से कर हूँ। रही हैं? पुणे से। और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है, मेरा लड़का है 13 साल का, उसको सर्दी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। तो वो ध्यान करता है 2019 से, वेरी गुड। पर वो कम नहीं हो रहा है।
बहुत अच्छे। ध्यान कर रहा है तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। ध्यान की गहराइयाँ हैं, है ना? ध्यान को जब हम अपना चुके हैं तो उसमें और गहरे तल पर जाने की, जैसे कि हम थोड़ा चक्रों के बारे में पढ़ें, तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। पीएसएसएम में स्वाध्याय पर, पढ़ने पर बहुत जोर दिया गया है। ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा-थोड़ा हम पढ़ें। हम 7 चक्रों के बारे में और खासकर मणिपुर चक्र के बारे में हमें थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो कोल्ड होता है बार-बार, इसको हम थोड़ा इम्यूनिटी को भी समझें कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ध्यान के माध्यम से मणिपुर चक्र पे काम कर सकते हैं। अपने हमारे भीतर ऐसी भावना हो कि मेरा मणिपुर चक्र मजबूत हो, और खासकर जब हम सूरज के सामने होते हैं। सूर्य भी अग्नि का स्रोत है, अग्नि का, वहाँ से हम अग्नि की ऊर्जा लेते हैं, और हमारे शरीर में जो अग्नि है वो मणिपुर चक्र में है, नाभि के पास। तो सूर्य प्रकाश में जब हम जाते हैं, अपने बेटे को सिखाइए वो थोड़ा सूर्य से आंख बंद रखते हुए या आंखें खुली रखते हुए थोड़ा भाव करे कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र में आ रही है, और ये भाव करते हुए हमें 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठना है। जब हम सूर्य की प्राण ऊर्जा से अगर अपने मणिपुर चक्र को चार्ज करना सीख लेंगे तो हमें कोल्ड नहीं होगा। एक दूसरा उपाय है कि हम हल्दी पिया करें, गर्म पानी में हल्दी डाल के सुबह शाम पीने से, इससे भी कोल्ड में काफी राहत मिलती है। जी, तो आशा करते हैं सर कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो सर जैसे कि हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक पर, तो सर क्या मेन और वुमेन की जो कारण है हार्ट अटैक आने की वो अलग अलग हो सकते हैं? देखिए, हार्ट तो मेन और वुमेन में दोनों में एक ही होता है, मतलब एक जैसा ही होता है। तो कारण तो अलग अलग ज्यादा नहीं होते हैं नॉर्मल एडल्ट मेल में। मेनोपॉज के बाद थोड़ा कारण होता है ना? मेनोपॉज के बाद थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं में, जैसे पुरुषों में भी होते हैं, उसको एंड्रोपॉज कहा जाता है। लेकिन उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। महिलाओं में जो मेनोपॉज की वजह से चेंजेस आते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं अपनी हेल्थ के लिए उतनी कंसर्न नहीं होती है। थोड़ा सा सेल्फ लव की जो लुई है जिसकी बात करती है कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ लव की जरूरत सभी को है, लेकिन महिलाओं में सेल्फ लव की जरूरत ज़्यादा है। तो अपने हेल्थ को वो थोड़ा इग्नोर करती है, तो वो एक कारण है। और थोड़ा जो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक में, टिपिकल सिम्टम्स क्या है? हार्ट चेस्ट में पेन हुआ या कभी कभी सांस की तकलीफ होती है, लेकिन जो एटिपिकल सिम्टम है कि थकान लग रही है, उल्टी का मन हो रहा है, ये महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा देखे गए हैं। इसलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर डाउट हो तो हमें चेक कराना चाहिए। चेक कराने के बाद, ईसीजी कराने के बाद ही रूल आउट हो सकता है कि कोई रिस्क है क्या या हुआ है क्या। जी सर, जैसे आप बात करें कि डाउट हो तो चेक कराना चाहिए, तो क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? इससे कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति को कोई हार्ट की समस्या भी है? हाँ, देखिए, एक है कि हमें थकान जल्दी होना, है ना? कोई पर्सन वॉक कर रहा है, किसी पर्सन को जल्दी थकान हो, वो जितना नहीं चल पा रहा है, दूसरे सेम एज के पर्सन के कंपेयर में अगर हम जल्दी थक जा रहे हैं या सीढ़ियाँ चलते हुए हमारी सांस फूल रही हैं, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है ना। फटीग, थकान, सांसें चढ़ना, सांसें फूलना, वो भी हो सकता है। अब देखिए, 3 मंजिल चढ़े या 4 मंजिल चढ़े तो फिर सभी की सांसें फूलेंगी, लेकिन अगर 1 मंजिल में भी सांसें फूलती हैं तो हमें चेक कराना चाहिए। और कभी कभी हमें चेस्ट पेन होता है, कभी डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट रीजन में डिस्कम्फर्ट हो। और जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स में तो हमारे दर्द जो है वो हाथों में रेडिएट होता है, लेकिन टिपिकल सिम्टम्स और हाथों में भी हमारी छोटी उंगली में खासकर, तो हमारे हाथ के इस पोर्शन में अगर पेन रेडिएट होता है तो वो टिपिकल सिम्टम्स है। लेकिन एटिपिकल सिम्टम्स भी, कभी अगर नौजिया का मन भी हो रहा हो, फिर उल्टी हुई हो, वो भी हार्ट पेन को, हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शा सकते हैं। तो एटिपिकल सिम्टम्स चूंकि महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, इसलिए महिलाओं में थोड़ा भी डाउट हो तो चेक कराना चाहिए। जी सर, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? हाँ, देखिए, साइलेंट क्या है कि जो हार्ट अटैक की जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, यानी कि चेस्ट पेन होना, जो छाती में है वो दर्द होना, लेकिन जो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें कि टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते। चेस्ट पेन स्पष्ट रूप से नहीं होता, या कभी कभी ऐसा भी होता है पेशेंट को पता नहीं चलता और वो इसे इग्नोर कर देता कि हाँ कुछ ऐसे ही कुछ होगा, एसिडिटी हो गई होगी। तो ये सभी में जो साइलेंट हार्ट अटैक है वो डायबिटिक्स में और स्मोकर्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज जो है वो हमारे शरीर में कई तरीके से हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। तो
डायबिटिक्स के लोगों को थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और स्मोकिंग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो लोग समझते नहीं है, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो स्मोकर्स में होते हैं। जी। थोड़ी अधिक उम्र वालों को भी थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, उनमें भी साइलेंट हार्ट अटैक यानी कि स्पष्ट रूप से सिम्टम्स नहीं आने लेकिन फिर भी अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इन लोगों को अगर ध्यान देंगे तो कोई घबराने की बात नहीं। जी, तो दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, कोई भी परेशानी है आपके जीवन में, स्वास्थ्य से संबंधित आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान पाना है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधित हमसे प्रश्न पूछना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो सर, जैसे हार्ट अटैक की बात चल रही है, तो अभी आपने सिम्पटम्स के बारे में बताया, कारण के बारे में बताया, लेकिन सर अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो उस मोमेंट पे एकदम से सब पैनिक हो जाते हैं, तो उस Yes. टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए, नॉलेज जितना हमारे पास अच्छा हो तो हम अपने इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तक जब हार्ट अटैक आया तो यहाँ पर हमें इमरजेंसी एक्यूप्रेशर, इमरजेंसी सुजोग थेरेपी हम काम कर सकते हैं। आल्पिन या अगर कोई सुई मिल जाए या शुगर नापने की मशीन किसी के पास हो तो हमें अपनी छोटी उंगली पर उस समय एक प्रिक करना चाहिए, एक प्रिक, ताकि खून का ब्लड, एक बूंद हम खून का निकाल सके। शुगर की जांच जो लोग करते हैं तो वो फिंगर का प्रिक करते हैं, आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर चेक करते ही हैं। छोटी उंगली में प्रिक करके एक बूंद खून निकालकर हम इमरजेंसी एक्यूपंक्चर के माध्यम से हार्ट की नाड़ी को एक्टिव करते हैं। अगर कोई नुकीली आल्पिन या सुई नहीं है तो हम अपने टिप्स ऑफ द लिटिल फिंगर को हम जोर जोर से प्रेस करें, जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपने दांत से भी काट के यहाँ पर कर सकते हैं, या अपने हाथ के अपने खुद से या किसी दूसरे से अगर कोई आसपास हो तो उसको कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम अपनी छोटी उंगली को स्टिमुलेट करें। छोटी उंगली के टिप्स को स्टिमुलेट करने के बाद, जो कि एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में टेक्निकली HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में जाना जाता है, तो ये एक पहला स्टेप है। उसके बाद फिर हमें अपने यहाँ पर 4 उंगली होती है, 4 पॉइंट्स होते हैं, HT4, 5, 6, 7। हम अपने इस चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को अंदर से बाहर की तरफ मसाज करेंगे। जब हम अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें तो यह भी हार्ट मेरिडियन को स्टिमुलेट करता है। हार्ट का इमेज दिखा दीजिए, ये लंग का है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के रीजन में हमें मसाज करना है। यहाँ पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और नीचे 4 HT7, 6, 5, 4, 7 से नीचे है। HT7 जो दिखाया जा रहा है इसे दबाना चाहिए, लेकिन HT9 को दबाने के बाद ज़्यादा काम टिप्स से दबाना, HT9 को दबाना है, उसके बाद HT7 को दबाना है। और इनफैक्ट चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को अंदर से बाहर की तरफ मसाज करना है। जब हम इनको इस तरह से करेंगे तो हम हार्ट को सेव कर सकते हैं। जी सर, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। कि हमारा बीपी अक्सर बढ़ा करता है और हम पानी वानी सब पी रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम कुछ खा भी नहीं रहे हैं, सादा जीवन खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ भोजन कर रहे हैं। जी। बीपी का दूसरा नाम क्या होता है? आपने वैसे आपने आपका भी नाम जानना ही बाकी है, अपना नाम बताएं। हेलो जी सर, आप अपना नाम बताएंगे एक बार? SK यादव, सुरेश कुमार यादव। जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? लखनऊ से। लखनऊ। जी, तो SK यादव जी, ये बताइए बीपी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ब्लड प्रेशर है। उसका पूरा नाम है। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है ब्लड प्रेशर को। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हम इस शब्द पे गौर करें। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ? टेंशन। हम लाइफ में टेंशन ले रहे हैं, अपने माइंड के टेंशन को कम करना है, तब हमारा हाइपरटेंशन जाकर कम होगा। यानी कि रिलैक्स रहना सीखना है। रिलैक्स रहना सीखने के लिए आपको वॉकिंग करना चाहिए, खासकर अगर अभी विंटर का मौसम है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमें घास पर नंगे पैर थोड़ा चलना चाहिए, या पेड़ पौधों को छूकर हमें बैठना चाहिए। तो हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो इससे हमारी ग्राउंडिंग होती है। और टेंशन को कम करना सीखिए, रिलैक्स रहना सीखिए।
अपने लाइफ में जो भी प्रोफेशन में हम कोई तनाव हो जाता है, तनाव को छोड़ना सीखें। सब कुछ हम डिवाइन पे छोड़ दिया करें। और गीता का सार याद रखें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम अपने ऊपर लोड लेते हैं अपने माइंड के ऊपर, तो ये टेंशन हाइपर टेंशन बनता है। तो रिलैक्स रहना सीखिए, गहरी सांस लेना सीखिए। गहरी सांस लेने का एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। गहरी सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। ऐसा 5 बार आपको एक बार में करना है। हर 2 घंटे पर अगर आपने 5 बार इसे डीप ब्रीदिंग किया तो ये आपको रिलैक्स रखने में हेल्प करेगा और इससे बीपी इससे आपका कम होगा। और प्रकृति के साथ समय बिताइए तो आपका हाइपरटेंशन जो है ठीक हो सकता है। और आप योग निद्रा का भी अभ्यास करें। यूट्यूब पर योग निद्रा, मेरी भी योग निद्रा है और स्वामी निरंजन सरस्वती उनकी योग निद्रा है। 24 घंटे में कभी भी योग निद्रा को कर लें। योग निद्रा के अभ्यास से बीपी ठीक हो जाता है। जी, तो एसके यादव सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि सर ने बताया कि आप योग निद्रा करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो जो भी आपकी समस्या है वो जल्दी दूर होगी। हाइपर टेंशन में जैसे सर ने बताया कि आपको टेंशन फ्री रहना है, तो आप प्रकृति के साथ जुड़े। जितना टेंशन फ्री रहेंगे उतना आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मुस्कान, मुस्कान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लुधियाना से। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मुझे ना 7.5 mm की ना पथरी है जी। कहाँ पर? पथरी कहाँ है? किडनी में। किडनी में। जी। तो ना मतलब जैसे मुझे पेन होता है, तो कई बार ना मेरे हार्ट में भी पेन जाता है, जैसे राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है, तो इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है। जब पहले से आपको पता है कि आपको स्टोन है किडनी का, और किडनी के स्टोन की जब प्रॉब्लम जब हो रही है, तो हार्ट का पेन तो हाथों में होता है और चेस्ट में होता है। जो किडनी स्टोन का पेन है वो बैक में होता है। तो ये मिलते जुलते सिम्टम्स आपको एरिया से तो पता चल ही जाएगा। कोई डाउट है तो आप चेक करा लीजिए, है ना, ईसीजी करवा के देख ले। और इन जनरल खुश रहना सीखिए। जब जितना हम खुश रहेंगे हमारे हार्ट को कुछ नहीं हो सकता ना। और अगर आप किडनी स्टोन पर काम करना चाहते हैं तो स्टोन क्या होता है, देखिए आप लुई हे को, पता नहीं आपने सुना है पुस्तक के बारे में, नहीं, आप लुई हे की किताब को मंगाइए और पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। इस पुस्तक में हर एक रोग का मानसिक कारण बताया गया है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, ये तभी आती है जब हम माइंड के लेवल पे किसी खास ढंग से सोच रहे होते हैं। तो स्टोन जो है वो एक रुकावट है। जो हमारा लाइफ चलना चाहिए उसमें एक रुकावट के रूप में, किडनी के फंक्शन के रूप में रुकावट आ रहा है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लाइफ में कभी रुकावट नहीं आता है। जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम, जैसा हमारा कर्म होता है, हमें जीवन में वैसा मिलता है। कभी कहीं नियति या डिवाइन कभी हमें रोकता नहीं है। तो ट्रस्ट बढ़ाना है अपने डिवाइन पर, अपने किस्मत पर, और जो कि हमारे कर्मों से बनती है। तो फ्री फ्लो में रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, लुई हे को पढ़िए, तो इससे किडनी स्टोन को दूर कर सकते हैं। और हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K1, K1 को टोन करें आप। K1 को हमारे बाएं पैर में, दोनों पैर में है, जैसे अगर आपको दाएं पैर की है, जिस तरफ की भी किडनी का है उस तरफ को करना है, और लेफ्ट पैर में भी करना है। K1 को टोन करना है। K1 को टोन करेंगे, टोन करना यानी कि दबाना और छोड़ना, तो इससे जो है वो एनर्जी बढ़ती है। और भी बहुत सारे तरीकों से हम किडनी स्टोन पे काम कर सकते हैं। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी, तो मुस्कान जी, जैसा कि सर ने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करें, साथ ही साथ अपना ईसीजी भी करवाएं, और लुइस हेले की बुक जो सर ने बताई है, यू कैन हील योर लाइफ, इसे जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं नीलकमल शिवहरे भोपाल से बोल रही हूँ। जी कमल जी, क्या प्रश्न है आपका? मैडम, मेरा 2 महीने पहले राइट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ था, तो हड्डी ठीक हो गई, जुड़ चुकी है,
और अभी रिकवरी पूरी तरह नॉर्मली मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 50% तो मूवमेंट हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, पूरा नॉर्मली मूवमेंट करने लगे हो? जी ठीक। जी देखिए नीलकमल जी, पहले आपके जो फ्रैक्चर है, जो इंजरी है, तो पहले तो फ्रैक्चर में जो बोन जुड़ चुकी हैं वहाँ पे मजबूती लाने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र, हमारे किडनी से जुड़ी होती हैं, उनको मजबूत बनाने की जरूरत है। उनको मजबूत बनाने के लिए आप हिबिस्कस फ्लावर के साथ थोड़ा ध्यान करें, और लिली फ्लावर, फूलों में प्रकृति में बहुत शक्ति होती है। जब हम फूलों के साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारे चक्र जल्दी संतुलित होते हैं। तो हिबिस्कस फ्लावर और लिली फ्लावर आपको हेल्प करेगा। उन फूलों को धन्यवाद दें, और धन्यवाद देने के साथ उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ो, और फिर इस रिक्वेस्ट करते के साथ आप नॉर्मल आनापानसति ध्यान करें। इससे आपके भीतर पहले मजबूती आएगी, पहले मजबूती लाने पे काम करना है। और जब आपके थोड़ा सा मजबूती ला रहे हैं आप बोन्स के अंदर, फिर जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो होता है वो फायर होता है, वो फायर की एनर्जी चाहिए होती है। तो धूप में बैठे, खासकर कंधे के रीजन को आप कपड़ों के ऊपर से भी आप धूप दिखा सकते हैं। और जब अगर आप वहां पे आंख बंद करके धूप में बैठ पा रहे हो तो आप ऐसा भाव करें कि सूर्य से जो प्राण ऊर्जा आ रही है वो मेरे ज्वाइंट्स में, मेरे बोन में जा रही है, और वहां पे चीजें हेल्दी हो रही हैं, वहां पे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। और कलर थेरेपी भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने हाथ में छोटी उंगली के जड़ में, यहाँ पर आप लाल कलर दोनों हाथों में लगा के रखिए। तो ये लाल कलर लगाने से, लाल कलर जो है वो आपके शोल्डर रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, और इससे मूवमेंट में हेल्प मिलती है। जी। तो अनिल कमल जी, जैसा कि सर ने बताया कि आप आनापानसति मेडिटेशन करें, फ्लावर मेडिटेशन करें, कलर थेरेपी करें, और साथ ही साथ सर ने जो भी टिप्स आपको दिए उसे ज़रूर फॉलो करें। आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लें। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम वीना है। जी वीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं जी, मैं पानीपत से बात कर रही हूँ। और सवाल क्या है आपका? सर, मैम मेरा सवाल ये है कि मुझे ना जैसे गालों पे बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है और जलन हो जाती है बहुत ज्यादा, जी और वो इतनी ज्यादा जलन हो जाती है कि बिल्कुल रेड हो जाता है, मतलब समझ नहीं आती चीज। और मैं बहुत इलाज भी कर चुकी हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं आया। मैं चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, शायद कुछ आराम आ जाए। जी ठीक। जी सर। देखिए इनकी जो प्रॉब्लम है, गालों के रीजन में जो लालीपन और जलन की बात बता रहे हैं, हाँ तो जी। हमें इस बात को समझना है कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उस रीजन में हमें प्रॉपर करना है। तो पहले हम सुजोग पे आएंगे, और हमारा जो चेहरा है वो हमारे अंगूठे से जुड़ा होता है, हाथों के अंगूठे और पैरों के अंगूठे। तो आप अपने हाथों के अंगूठे और पैरों के अंगूठे को मसाज किया करें, पूरे अंगूठों का आराम से समय देते हुए 5 से 10 मिनट आपको दोनों चारों अंगूठों पे मसाज करना है। इसके साथ आपको SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे के जो गोरा हिस्सा है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है, इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज किए दोनों पैरों में। 2 से 3 मिनट का मसाज करना है, दिन में 3 से 5 बार दोनों पैरों में करना है आपको। दाहिना पैर वैसे महिलाओं में ज्यादा SP4 महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपके केस में दोनों मसाज करना है। अंगूठों के मसाज करेंगे और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का मसाज करेंगे, और आप यहाँ पर ध्यान कर ही रहे होंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जी। तो रीना जी, जैसा कि सर ने बताया है, जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट सर ने आपको बताया है उसे फॉलो करें, ध्यान करें, और जो जो सर ने स्टेप्स आपको बताया है उन्हें ज़रूर फॉलो करें। आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए, लेकिन सर सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि ये पता कैसे चले कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक ही आया है, क्योंकि कई बार नॉर्मल भी इंसान जो है बेहोश हो सकता है। तो वो मेजर सिम्टम क्या होता है? देखिए, जब बेहोश हो सकता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिलना चाहिए। अगर संभावना भी लग रही है तो भी हम टिप्स ऑफ द फिंगर को मसाज करना शुरू कर दें, है ना, दोनों हाथों में और बाएं तरफ ज्यादा। तो मसाज करने से हमारी हार्ट की नाड़ी एक्टिव होगी, तो हमारे जो अगर हार्ट अटैक आया होगा तो उसमें हमें राहत मिल जाएगी। और ECG करने के बाद ही प्रॉपर पता चल सकता है
कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। किसी दूसरे कारणों से भी बेहोश कभी कभी कोई इंसान हो सकता है, बेहोशी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो तो ईसीजी पर पता ही चलेगा, तभी पता चलेगा कि हार्ट अटैक आया था कि नहीं आया था। जो पहले से मरीज होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, या पहले किन्हीं को हार्ट अटैक आया हो, या स्मोकर है, उनमें तो चांसेस और संभावना ज़्यादा होती है, तो उनमें विशेष प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ईसीजी कराकर अपनी को रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। जी, तो सर जैसे कि हार्ट अटैक की बात हो रही है, तो क्या इसमें हमारी कोई फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री भी हो सकती है कि उस वजह से भी हमें हार्ट की समस्या हो सकती है? देखिए, फैमिली हिस्ट्री में जो है मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है कि यह जेनेटिक कनेक्शन होते हैं, लेकिन जेनेटिक से भी ज़्यादा इपिजेनेटिक्स महत्वपूर्ण है कि फैमिली में स्ट्रेस का माहौल होता है, वही स्ट्रेस का माहौल माता पिता ने भी झेला, वही बच्चे भी झेल रहे हैं, वही स्ट्रेस लेने का पैटर्न हम कॉपी कर लेते हैं, है ना। अगर हम खुश हमारे अगर कोई एक माता पिता खुश रहते हो तो उनको देख के बच्चा भी हो सकता है, हम उनसे खुशी रहना सीखते हैं, लाइफ को एंजॉय करना सीखते हैं। तो बेसिकली हम पैटर्न को कॉपी करते हैं, खुशी के पैटर्न को या स्ट्रेस के पैटर्न को। तो यहाँ पे जो जीन का जो कनेक्शन है उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल महत्वपूर्ण होता है, इसको इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट कहा जाता है। जीन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण पॉपुलर हो गया है। इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट जो कि मेडिकल साइंस से ही जुड़ा हुआ है, इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट पे नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं। समझना उसको यूज करना ज़्यादा जरूरी है। हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम अपने स्ट्रेस को कम कर लें, अगर हम खुश रहना सीख लें, तो हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हार्ट अटैक के ज़्यादा प्रोन नहीं है। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको फोन उठाना है, कॉल करना है और अपना सवाल हमसे पूछना है। इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रजनी, जी रजनी जी, कहाँ से बात कर रही है? लुधियाना से। और सवाल क्या है आपका? मेरा बच्चा 5 साल का है, उसके सर पे ना व्हाइट व्हाइट सी चिंसियां हो गई हैं। और चिंसियां रेड कलर के व्हाइट के, उसके सर से लेके मतलब उसके फेस पे आ रही है। मैंने काफी डॉक्टरों से दिखाया भी है, स्किन वाले डॉक्टर के पास भी है, बट उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ये जानना था आपसे कि उसको कैसे मतलब ठीक होगा। आपको अपने भोजन में बदलाव करना पड़ेगा रजनी जी। मिलेट्स, 5 मिलेट्स जो होते हैं, मोटा अनाज, गेहूं और चावल जो हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उतना पता नहीं चलता। 5 मिनट्स पर आप शिफ्ट कर जाएं, पूरा परिवार जो है वो 5 मिनट्स का भोजन लिया करे। डॉक्टर खादरवली का अगर आपने शायद सुना हो, हमारे पीएमसी हिंदी पे भी उनके वीडियोस हैं। 5 मिलेट्स जो हैं, जो कि आज़ादी से पहले, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हम उसका सेवन ही ज़्यादा करते थे। तो 5 मिलेट्स को खाना शुरू करें, खासकर इसकी अमली। इसका हर एक आइटम बन सकता है, खिचड़ी बन सकती है, डोसा बन सकता है, सारे आइटम बनते हैं, बस आपको एक बार सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे सारी रेसिपी मिल जाएंगी। तो 5 मिनट्स अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो ये हमारे शरीर में हमारे माइक्रोबायोम होते हैं। माइक्रोबायोम मतलब हमारे शरीर में सिर्फ हमारे अपने सेल्स नहीं हैं, ह्यूमन सेल्स के अलावा अलग अलग बैक्टीरियाज, अलग अलग 500 से अधिक स्पीसीज के बैक्टीरियाज हमारे शरीर में होते हैं। तो जब हम मिलेट्स खा रहे होंगे तो हमारा जो माइक्रोबायोम है धीरे धीरे चेंज होगा, और ये चेंज तुरंत नहीं आएगा। आपको कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा उसके इफेक्ट्स को देखने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो चेंज डेफिनेटली आएगा और आपको चेंज दिखाई देगा। जी, तो रजनी जी, जैसा कि सर ने कहा कि आप मिलेट्स का सेवन करें और आप देखेंगे लाइफस्टाइल में चेंजेस करते ही आपके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब पीएमसी हिंदी अवेलेबल है टाटा प्ले पर, चैनल नंबर 1088। तो आप पीएमसी हिंदी का लाभ टाटा प्ले पर भी ले सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि कैसे ध्यान के माध्यम से आपके जीवन में जागरूकता ला सके, कैसे आपकी स्वास्थ्य संबंधित सभी बीमारियों को दूर कर सके, आपके जीवन में खुशहाली ला सके और आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो अपने आसपास सभी लोगों को ये बताएं कि पीएमसी हिंदी अब टाटा प्ले पर अवेलेबल है और पीएमसी हिंदी को इसी तरह प्यार देते रहे। तो सर, जैसे कि बात हो रही है हार्ट अटैक पे, तो क्या क्या सर
कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी हार्ट अटैक में कुछ रोल होता है? बिल्कुल रोल है, बहुत रोल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो तो हम हार्ट अटैक के प्रोन बन जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक हमें जल्दी होगा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल का कब और कैसे बढ़ता है? अगर हम ऑयली फूड लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम रखें, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूँ, LI11। अगर हम LI11 को सिडेट करें, अपने एल्बो को हम 90 डिग्री पर रखें और LI11 को सिडेट करें, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में फायदेमंद होता है। साथ ही साथ हमें ऑयल का कंजम्पशन जो है वो कम कर देना चाहिए। बल्कि ये ऑयल जो है, ये न्यू एज में लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर ऑयल के कंजम्पशन को बिल्कुल बंद करने के लिए कहा जा रहा है, और इसी के अनुसार बहुत जगह पे ऑयल फ्री कुकिंग सिखाई जा रही है। बिना ऑयल के हम सब्जी कैसे बनाएं, ये पॉसिबल है। तो कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे ऑयल फ्री कुकिंग के लिए। तो अगर हम ऑयल का प्रयोग जो है बंद कर दें या कम कर दें, और LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करें, वो थोड़ा वॉकिंग करें, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम नॉर्मल कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नॉर्मल हो गया, आपको स्क्रीन पे LI11 दिखाया जा रहा है, इस LI11 को सिडेट करना है, यानी कि दबा के रखना है। 1 मिनट तक लगातार दबा के रखेंगे, उसको सिडेशन बोलते हैं। दिन में 3 बार आपको LI11 को दोनों हाथों में बारी बारी से सिडेट करना है। तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में हेल्प करेगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका नॉर्मल है तो हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। सर, क्या कोई और भी बीमारी हो सकती है ऐसी जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना हमें हो सकती है? ये सबसे ज़्यादा मैं फोकस में डायबिटीज़ पे करूँगा। ये डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है। हर 10 पर्सन में 1 पर्सन को डायबिटीज़ है। और ना बहुत ऐसे लोग नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। अगर आपका शुगर सो कॉल्ड कंट्रोल में भी है, तो भी आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस कंट्रोल को कंट्रोल मत समझिए। आप कोशिश करें कि किस प्रकार से मैं ना प्राकृतिक तरीके से, किस प्रकार से मेडिटेशन से अपने आप को हील कर लूँ। अगर आप लुई हे को पढ़ेंगे, जो इसमें बताया गया है, खुश रहने का तरीका, मन को सकारात्मक रखने का तरीका, है ना, पुरानी चीज़ों को छोड़ने का तरीका। हम पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं, कोई झगड़ा हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, हम उसे याद किए रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लें तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज की दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं। डायबिटीज की दवाइयाँ खाना लाइफ लॉन्ग जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी दवाइयों को बंद कर लेते हैं अगर अपने आप पर काम करते हैं तो डायबिटीज़ जो है उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साइलेंट हार्ट अटैक उसी को कहा जाता है। हम अपने आप को, अगर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी से देखें, हम कोई भी मेडिसिन लेकर लाइफ को मत चलाया करें ना। मेडिसिन ले रहे हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ ठीक चल रही है, वैसा नहीं है। ये मेडिसिन जो है उसे बस सिम्टम्स आपको थोड़े कंट्रोल किए हुए हैं, थोड़ा सा आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने आप पे काम कर लें, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक हैं ऐसा नहीं है। दूसरी बीमारियां आपके भीतर धीरे धीरे पनप रही हैं, और हर एक मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारी डायबिटिक्स की मेडिसिन जो है उनके साइड इफेक्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बहुत सारे ब्लड प्रेशर की ऐसी की टैबलेट्स जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट से डायबिटीज जल्दी होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए मेडिसिन नॉट गुड। कम से कम मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, और मेडिसिन का सेवन अगर हम बिल्कुल ना करें तो वो सर्वोत्तम है, जिसके लिए हम यहाँ पर आपको ध्यान और अपने मन पर काम करना, अपने लाइफस्टाइल पे काम करना सिखाते हैं। जी, तो दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई आपका अपना किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक फ़ोन कॉल की। आपका जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है केवल एक फ़ोन कॉल से। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपना फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें, और जो भी समस्या है आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित, उसे दूर करें। जी, तो सर, जैसे कि हार्ट अटैक पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या हार्ट अटैक में एज, जेंडर या वेट भी मैटर करता है? वेट बहुत बड़ा मैटर करता है। ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी भी अपने आप में एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा लोग ना लाइटली ले लेते हैं। ओबेसिटी, अगर आपके शरीर में ओबेसिटी है, अगर फैट ज़्यादा है, तो आप अपने शरीर में बीमारियों को, हार्ट अटैक की बीमारियों को और दूसरी बीमारियों को
अपने शरीर में बुला रहे हैं। आप ओबेसिटी को एक्सेप्ट मत करें, अपने फैट लेवल को नॉर्मल रखें, अपने फूड में आपको चेंज करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, अपने माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि ओबेसिटी के लिए ऐसा देखा गया है कि जो माइंड हमारा जो मेंटल फैक्टर होता है वो ये है कि हमने अपने पहले के समय में जो हमने पॉवर्टी एक्सपीरियंस करी, वो पॉवर्टी हमारे सेलुलर लेवल में जो स्टोर हो जाती है, और कभी हमें भविष्य में खाना खाने को ना मिले तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो उस कंडीशनिंग के रूप में, सर्वाइवल के रूप में हम स्टोर करते हैं बॉडी के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, कि ताकि अगर खाना ना भी मिले तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन हमारी बदल गई, लेकिन वो कंडीशनिंग, सेलुलर कंडीशनिंग चेंज नहीं हुई, तो इस कारण से हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ लव की बढ़ाने की जरूरत है, अपनी उस कंडीशनिंग को चेंज करने की जरूरत है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, और जब हम विचारों के प्रति सजग हो रहे हैं तो उस पर काम कर सकते हैं अफर्मेशंस के माध्यम से। कई सारे और तरीके भी हैं, लेकिन अफर्मेशन एक आसान तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर सकते हैं। तो अपने आप से प्यार करना, जब भी हम आईने के सामने जाएं, वैसे परिवर्तन नाम का एपिसोड भी है यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर, पर लगभग 15 वीडियोस की सीरीज है। जिन्हें भी यू कैन हील योर लाइफ का कंसेप्ट अच्छे से समझना हो, आप उन 15 वीडियो को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं उसकी कुछ मेन बातें बताऊं, तो जब भी हम आईने के सामने जाते हैं तब हमारे पास अफर्मेशन करने का गोल्डन चांस होता है। और आईने के सामने हम दिन में कई बार जाते हैं। जब भी आईने के सामने जाएं, हम अपने आप को बोला करें कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तब हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हैं, नहीं तो हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। जब तक तकलीफ ज़्यादा नहीं बढ़ जाती हम उसको लिए सीरियस नहीं होते। अगर हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हेल्थ के लिए हम तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर ओबेसिटी है तो उसे तुरंत कंट्रोल करते हैं, उसको हम खींचते नहीं रहते। तो ओबेसिटी हार्ट अटैक का एक बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। ओबेसिटी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी ओबेज हैं वो उनमें नॉर्मल लोगों की तुलना में, देखिए हेल्थ मल्टी फैक्टोरियल है, हमारा खुश रहना भी एक फैक्टर है। अब एक कोई पर्सन नॉर्मल वेट है लेकिन वो खुश नहीं रहता, और एक ओबेज पर्सन है जो खुश तो रहता है। तो जो खुश नहीं रहता है उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना है। अगर हम सभी फैक्टर्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को लाइफ लॉन्ग हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। जी सर, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो जी हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम पीके श्रीवास्तव है। मैं फैजाबाद यूपी अयोध्या से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी सर, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 65 ईयर है, और मैं प्रोस्टेट का भी मर्ज है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए प्रोस्टेट के लिए? जी श्रीवास्तव जी, देखिए प्रोस्टेट के कंडीशन में हम लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं, LV2। पैर में, पैर के अंगूठे के जड़ में, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली, इन दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा पैर के अंगूठे की तरफ जड़ में LV2 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पैर में। हमें उसे मसाज करना है, टोन करना है। टोन करने का मतलब होता है आगे पीछे मसाज करना। LV2 के अलावा हम LV3 पे भी काम कर सकते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे और दोनों उंगली के बीच में पीछे में होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 या LV2 का स्क्रीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दें। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से हम अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। प्लस सुजोक में हमारे मिडिल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया है पेरिनियम का, हम इसे मसाज कर सकते हैं, टोन कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान से बाहर आए तो उसके बाद दोनों हाथों में इस एरिया को, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का एरिया, इसे आप लगभग 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप इसे जेंटल मसाज करें। तो LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे और इस पाम के इस एरिया पे काम करेंगे तो आप अपनी प्रोस्टेट की कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। जी, तो श्रीवास्तव सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसा सर ने बताया, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करें, जो भी आपकी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी, आपका स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी
सर क्या हार्ट अटैक में उम्र भी मैटर करती है? क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत से युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, अब जो युवाओं का हार्ट कारण है, वैसे मेडिकली ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन एक डाउट है कि वैक्सीन का भी शायद रोल हो सकता है। और जो तनाव जो हमने अपने जीवन में कंपटीशन ड्रिवन हम इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में। आप पुराने ज़माने में परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और सभी लोग आराम से खाते थे। अभी मॉडर्न एज में कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ जा रहे हैं। तो हमने अपनी मेटलिस्टिक चीज़ों के प्रति हमारा जो रुझान है, हम इतने पदार्थवादी हो गए हैं। हमें सब कुछ अच्छा चीज़ करना है, ब्रांडेड करना है। और दूसरों को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अपनी भीतर की आवाज़ को ना सुनते हुए दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो ये मेटलिस्टिक लाइफ जो है, ये हमारे समाज के लिए डेट्रीमेंटल है। तनाव हमारे जीवन में ज़्यादा होता है। तो तनाव मुक्त अगर हम रह सकें और हम अपने भोजन पे, डाइट पे ध्यान दें, अगर हम हेल्दी फूड लेंगे, प्लांट डाइट लेंगे, फास्ट फूड जो है वो चटपटा लगता है तो हमें लगता है कि अच्छा खाना हमें खा रहे हैं, लेकिन ना वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। तो अगर हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो ठीक रह सकते हैं। उम्र का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। जी सर, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा कोमल जी। कोमल कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब फिरोजपुर से जी। जी, सवाल क्या है कोमल जी आपका? मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, सर्जरी कराई है अभी। जी, कौन सी सर्जरी कराई आपने? हाँ जी, कौन सी सर्जरी कराई है कोमल जी आपने? अपोलो लुधियाना। नहीं, सर्जरी किस चीज की करवाई है आपने? और यूट्रस वगैरह सारा कुछ निकल गया जी। जी, तो आगे बताएंगे आप, सर्जरी के बाद आपको क्या फेस करना पड़ रहा है अभी? तो पेन ही नहीं जाता, स्टिचेस ज्यादा लगे थे, वो 95 और 65 थी जी, तो आपको पेन ज्यादा हो रहा है अभी? कितना समय हो गया ऑपरेशन को? साल हो चुका जी। अच्छा। अगस्त में हुई है लास्ट ईयर, लेकिन दर्द नहीं जाता। तो देखिए, सर्जरी के ये एक साइड इफेक्ट है, ये बात हमें समझनी है। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में सर्जरी को बहुत कॉमन बना दिया गया है। कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, तुरंत बोलते हैं कि अब अगर जितने बच्चे होने की उम्र अगर निकल चुकी है तो ऑपरेशन करवा लो ना। उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता। और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम डिपार्टमेंट बदल देते हैं कि ये हमने अपना काम कर दिया, अब आप इस डिपार्टमेंट में जाएं। पेशेंट तो सफ़र करता है। तो सर्जरी को हमें प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ये बात समझनी है। ये मेन स्ट्रीम में ज़्यादातर डॉक्टर नहीं बताते इस बात को, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमें सर्जरी से ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के जो कंडीशन हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, कभी कभी कुछ लोगों को ही होते हैं। मैं भी ऐसे पेशेंट अभी देखता हूँ, जो रेयर चीज़ें होती हैं वो दब जाती हैं, लेकिन पब्लिक तो परेशान होती है। अब यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन में बात करें, उससे ज़्यादा हमें इस बात पे सभी को समझने की जरूरत है कि हम सर्जरी को प्रायोरिटी ना बनाएं। सर्जरी के लिए तुरंत हाँ ना बोलें। जब भी किसी भी कंडीशन में डॉक्टर जब बोलते हैं कि हमें सर्जरी करानी है, आप पता कीजिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना सर्जरी भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से ढूंढेंगे तो नेचुरोपैथी के अंदर, योगा के अंदर, स्पिरिचुअल थेरेपी करने वालों के माध्यम से आपको ऐसे लोग मिलेंगे हर जगह पे। सर्जरी 90% सर्जरिकल कंडीशंस में जहाँ पे बोला गया हो कि सर्जरी कराना है, वहाँ पे बिना सर्जरी भी चीज़ें ठीक हो जाती है। 90% बहुत बड़ा फिगर है। अगर 90% हम बीमारियों को प्राकृतिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से, योगा से ठीक कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं मैं। स्टिचेज वाले एरिया में आप बता रहे हैं कि आपको अभी भी तकलीफ होती है। अब अगर यूट्रस का एरिया में अगर स्टिचेज लगे हैं, तो अगर हम इसको चक्र के हिसाब से समझें तो ये हमारे मूलाधार चक्र के एरिया के अंदर आएगा। और मूलाधार चक्र के लिए हिबिस्कस फ्लावर होता है। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल के पास बैठकर आधे घंटे आपको ध्यान करना है।
दिन में 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय, जिस समय भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आप गुड़हल का फूल अपने घर पे लगाइए या किसी पार्क में जाकर गुड़हल के फूल के पास बैठिए और उसके साथ आधे घंटे ध्यान कीजिए 1 से 2 महीने, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम 1 साल से चल रही है और तो 1 से 2 महीने तो आपको समय लगाना चाहिए। हो सकता है फायदा पहले भी हो जाए, 1 हफ्ते में भी फायदा होना शुरू हो सकता है, लेकिन आपको 1 से 2 महीने का समय देना है। गुड़हल के फूल के पास बैठकर ध्यान करने का तरीका जो है नॉर्मल आनापानसती ध्यान ही करना है, लेकिन उससे पहले संकल्प के माध्यम से गुड़हल के फूल से जुड़ जाना है। फूल को पहले धन्यवाद दीजिए। देखिए, हर एक फूल के कारण वातावरण में खूबसूरती होती है ना, फूलों को देख के अच्छा लगता है, इसके लिए फूलों को पहले धन्यवाद दें। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम जुड़ने लग जाते हैं। किसी भी इंसान को अगर आप धन्यवाद देते हैं तो वो व्यक्ति आपसे ज्यादा खुल जाता है ना। धन्यवाद हम दें और धन्यवाद देने के बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि फूलों से, गुड़हल से अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ो, अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से, मेरी एनर्जी फील्ड से जोड़ो। और ये रिक्वेस्ट करते हुए फिर आंख बंद करके आपको नॉर्मल सांसों पर ध्यान देना है। ध्यान जो मुख्य ध्यान है वह तो आनापानसती सांसों पर ध्यान ही है, लेकिन जो संकल्प आपने दिया, इंटेंशन दिया, उससे फर्क पड़ेगा और इससे आपको हेल्प हो सकता है। जी, तो कोमल जी, जैसे कि सर ने बताया कि एक तो अब तो आप सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी आप सर्जरी कराने की सोचे या फिर आपको कोई अपना सर्जरी कराने की सोचे या कोई आपको लगता है आसपास जिसको आप एडवाइस देना चाहते हो, तो उनको सर्जरी कराने से पहले क्या-क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सर ने आपको बताए। साथ ही सर ने आपको बताया कि कैसे आपको फ्लावर मेडिटेशन करनी है, जिस विधि से मेडिटेशन करनी है, सर ने आपको वो भी बताई। तो आप वो ज़रूर करें। आपके जो भी पेन है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, वो जल्द ही आप देखेंगे कि दूर होने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी हुआ, जी अनुराग जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। जी, सवाल क्या है सर आपका? गाल ब्लेडर का स्टोन डिटेक्ट हुआ 20 mm का, जी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी इसका एक वो है, तो क्या सर्जरी कराना चाहिए मुझे या कोई अल्टरनेटिव भी? 1 से 2 महीने पहले आप प्राकृतिक ढंग से अपने पर काम करके देखें और उसमें आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या करना है, 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे पैर में GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली के जड़ पे आपको दबा के रखना है, कंटिन्यूअस प्रेशर, इसको सेडेशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस प्रेशर दें, सेडेशन करें 1 से 1.5 मिनट के लिए दिन में 3 बार, और यहाँ पे लाल रंग लगा दें। पैर की उंगली में लगाना है, ऐसे हाथ में भी लगा सकते हैं। हमारी दूसरी उंगली और हमारे पैर की दूसरी उंगली पीछे से वो आपस में जुड़ी ही होती है। तो यहाँ पर आपको सेडेट करना है, लाल रंग लगाना है। मैं आपको लाल रंग बता देता हूँ कहाँ पे। इस तरह से अपने पैर में और हाथ के इस जगह पे आप लगाएंगे। सेडेट कंटिन्यूअस प्रेशर करके दबाने के बाद, तो ये आपको हेल्प करेगा। और GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन कर सकते हैं। अभी GB41 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मसाज करना है। GB41 को जो उंगली के नीचे है वहां पे बस दबा के रखना है, और GB41 जो है इसे आगे पीछे या ऊपर नीचे मसाज करना है। दोनों पैरों में ये करना है। किसी खास पैर में अगर पेन आपको ज़्यादा मिले दबाने पे तो उसमें ज़्यादा टाइम देना है। तो ये GB41 और GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप सूर्यमुखी का फूल ढूंढिए और सूर्यमुखी के फूल के साथ ध्यान करने के लिए बैठिए। उस फूल को धन्यवाद दें और उस फूल को की ऊर्जा को अपने ऑरा से जोड़ने के लिए उस फूल से रिक्वेस्ट करें, और इस भावना के साथ आप आधे घंटे सूर्यमुखी के फूल के साथ ध्यान करें। सूर्यमुखी का फूल आपके मणिपुर चक्रा को और आपके गॉल ब्लैडर को हील कर देगा, ठीक कर देगा। ये दोनों चीज़ों का प्रयोग अगर आपने रेगुलर किया, और ध्यान का अभ्यास तो आप कर ही रहे होंगे, दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान से हमारी सभी 72,000 नाड़ियाँ ठीक होती है। तो अगर आपने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया तो आपका गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है, बहुत संभावना है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी, तो अनुराग जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि सर ने बताया, जिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे सर ने आपको काम करने के लिए कहा है, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करें, फ्लावर मेडिटेशन करें। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो।
सर समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि हम हार्ट अटैक पर चर्चा कर रहे थे, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको उसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे वो हार्ट अटैक के जो आने वाले फ्यूचर में है वो हार्ट अटैक से बच सके। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज की जब बात है, डाइट में तो हम सात्विक भोजन के लिए बात करते हैं। सात्विक भोजन जितना हम लेंगे, शाकाहारी भोजन लेंगे, अपने घर का भोजन लेंगे, अपने घर वालों का बना हुआ भोजन या ध्यानियों का बना हुआ भोजन अगर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है ना। हम बाहर का फूड हम अवॉइड करें, उसमें उतनी प्राण ऊर्जा नहीं होती है ना। जो प्रेम की वाइब्रेशन होते हैं उसका ये प्रभाव पड़ता है। और खुश होकर भोजन करना, चबा चबा के भोजन करना, और हरी पत्तियों का और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना, खासकर टमाटर का सेवन करना। टमाटर के जो है वो लाल रंग और हमारे हृदय का लाल रंग, उनका आपस में कनेक्शन है, तो ये करना है। और अपने बॉडी का फैट जमा मत होने दें। वॉकिंग करें या योगा करें, कोई भी मूवमेंट वाला एक्सरसाइज करें या कोई गेम्स खेलें ताकि आपके शरीर में एक्टिवनेस रहे, या कोई डांस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर मोटापा बन रहा होता है तो आपके शरीर में जल्दी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है डाइट और एक्सरसाइज के मामले में। जी सर, हार्ट अटैक पर इतनी तमाम जानकारी देने के लिए, साथ में आपने लास्ट में उनके लिए समस्या का जो समाधान है वो भी आपने बता दिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी सर आप देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। इसी के साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर हफ्ते शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपकी स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।